गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को बायोलॉजी में जैव प्रकर्म के अंतर्गत पोषण पूरा क्लियर हो चुका है, समझ गए। आज चालू होगा श्वसन चैप्टर। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जो जब हम प्रक्रिया करते हैं अपने जीवन शैली की, तो उसमें सबसे पहले भोजन करते हैं, और जब भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो भोजन का विखंडन होता है, और विखंडन करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया कर लेते हैं और भोजन का जब विखंडन हो जाता है, तो तीसरा चैप्टर के अंतर्गत परिवहन की प्रक्रियाएं होती है। परिवहन में पोषक तत्व अपने गंतव्य स्थान पर और अपशिष्ट पदार्थ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। उत्सर्जन के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर के आवश्यक अंगों में, जहां पर जितनी उसकी आवश्यकता होती है, पहुंच जाती है। जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत उस शरीर के पार्ट्स को नियंत्रण किया जाता है और उसका देखरेख किया जाता है। फिर जब नियंत्रण हो जाता है तो हम लोग अपने संतति का विकास करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जनन। और जब जनन कर लेते हैं तो उसमें कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो उस रोग का इलाज करते हैं, और उस वो जो जनन प्रक्रिया करते हैं, जनन प्रक्रिया में हमारे मातृक और पैतृक लक्षण हमारे बच्चों में जो आते हैं वो भी हम लोग पढ़ते हैं, और इस तरह से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान खत्म हो जाती है। तो उसी की बारीकी को हम लोग चैप्टर में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के क्लास में आप लोग को श्वसन के अंतर्गत क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। श्वसन से पहले हम लोग पोषण की क्लास अच्छा से पढ़े हैं, वो 2 क्लास में आप लोग को क्लियर किए हैं, और आज के वही 2 क्लास को एक क्लास में कन्वर्ट करके भी देंगे, ताकि एक बार आप लोग को 1 घंटा या 55 मिनट या सवा घंटा जितना देर का हो, एक बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में स्थिर से घुस जाएगा। एक बार बतला दूं आप लोग को, जब भी क्लास में मैं पढ़ाता रहूं तो क्लास में भी कंटिन्यू बोर्ड को ध्यान में रखिए, और मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से जब अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप से घर पे पढ़ते हैं तो घर पर भी शांत वातावरण देखिए, कहाँ पे आपको शांति है, कहाँ पे कोई नहीं है, वहां पर चालू कीजिए और कंटिन्यू ध्यान मग्न होकर के देखिए। अभी क्लास 10th के लिए एक एक पल आपका कीमती समय है, ठीक है। ठंडा में ठंडा ही लगेगा, बरसात में बारिश होगी ही, गर्मी में गर्मी लगेंगे ही, लेकिन क्या अगर आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, एक एक दिन आप लोग से हटते जा रहा है, एक एक दिन कमते चला जा रहा है। कभी हम लोग इसी क्लास में इसी जगह पर बात किए थे, जो 1 साल अभी समय बचा हुआ है एग्जाम का, हम लोग धीरे धीरे तैयारी करेंगे, नहीं। और आज वही 1 साल 1 महीना 1.5 महीना में कन्वर्ट होकर के रह चुका है। इसलिए बाबू आप लोग तैयारी बड़ा सुंदर से और बड़ी मन के साथ और उम्मीदों के साथ कीजिए। पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे राज्य का, पूरे परिवार का दायित्व आप लोगों के ऊपर है। आप जितना अच्छा मेहनत करेंगे उतना हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलते हैं, चालू करते हैं आप लोग को श्वसन चैप्टर, ठीक है। देखिए, कहता है श्वसन में पोषण के प्रकर्म में ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही होता है, और यही प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। लेकिन ये लिखने के लिए नहीं, ये समझने के लिए है। जब हम पोषण की प्रक्रिया किए और पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन ग्रहण कर लिए, तो उसका तो होना चाहिए ना विखंडन। तो विखंडन करने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन का डिफिनेशन देखिए, कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज का कोशिका स्तर पर ऑक्सीकरण द्वारा विघटन क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होती है? एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। समझ गए? जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण होता है, और इसी एटीपी से हमारे भोजन का विखंडन होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है जब हम श्वसन का डिफिनेशन जान गए तो श्वसन के प्रकार होंगे, है कि नहीं? जैसे आप लोग व्याकरण में पढ़ते होंगे संज्ञा, जब संज्ञा का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं तो उसके प्रकार पढ़ते हैं। सर्वनाम, तो सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं। उसी प्रकार से श्वसन का जब डिफिनेशन हुआ तो श्वसन के क्या होंगे? प्रकार। कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए,
कहता है एक नंबर में दिया है आपको वायवीय श्वसन। एक नंबर में क्या दिया है बाबू? वायवीय श्वसन। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अधिकांश प्राणियों एवं पादपों, पादपों मतलब कि पेड़ पौधा में यही श्वसन होता है, वायवीय श्वसन यानी वायु की उपस्थिति वाला श्वसन। ठीक है, अधिकांश प्राणियों में यानी हम लोगों में, पेड़ पौधा में, दोनों में। पादप मतलब पेड़ पौधा होता है ना, दोनों में। तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण तो करते हैं। कहता है प्रक्रिया, इसमें ग्लूकोज का अणु पहले कोशिका द्रव में पाइरूवेट में टूटता है, फिर पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से विखंडित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। अब देखिए ऊर्जा उत्पादन में कहता है वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी, याद रखिएगा 38 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होता है। ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये समीकरण एक जगह और पढ़े हैं, याद है, इससे ऊपर वाला में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसी टाइप से पढ़े हैं, वहां पर पढ़े हैं। आगे देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में वायवीय श्वसन के बाद चालू होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन तो नाम से क्लियर हो गया, जब वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा। कहता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए इसका प्रक्रिया, इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट में होता है, जिसे किण्वन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज से इथेनॉल, अल्कोहल जो रहता है वो CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। किण्वन का नाम तो सुने हैं ना। ऊर्जा उत्पादन, इसमें वायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा उत्पादन होता है, केवल 2 एटीपी। उसमें कितना था? 38 एटीपी। ईस्ट में प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप ग्लूकोज, देखिए समीकरण का चिन्ह है पाइरूवेट और फिर समीकरण का चिन्ह C2H5OH, यानी जिसका नाम क्या है? इथेनॉल। ठीक है, और इसमें कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 2 एटीपी। एक बार आप लोग को मैं बतला दूं, जो ऐसे कह सकते हैं अवायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीव में, ऐसे करके याद रखिएगा, और वायवीय श्वसन बहुकोशिकीय जीवों में, याद रहेगा। अब चलते हैं हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बाद के क्लास में अब एटीपी के बारे में। ठीक है, देखिए कहता है ऊर्जा मुद्रा, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट है। यह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। श्वसन में निकली ऊर्जा का उपयोग एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा एक अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनने में किया जाता है। जब कोशिका को अणु की आवश्यकता होती है तो एटीपी टूट करके ऊर्जा मुक्त करता है, जिसका नाम मान लगभग 30.5 केजे, यानी इसको ठीक है केजी में या मोल में मापा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, इसमें से एटीपी का फुल फॉर्म आपको ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा और एडीपी का फुल फॉर्म, हाँ कौन सी यहाँ पर डाई की मतलब नहीं समझे, ए डी है ना, 18 है, एटीपी है, सो है ये एटीपी ऊपर में है। देखिए ना, ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। श्वसन में निकली ऊर्जा का उपयोग एडीपी के रूप में, एटीपी नहीं एडीपी के रूप में, और एक अकार्बनिक फास्फेट के रूप में, तब जाकर के कौन चीज का निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के निर्माण में एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको तो मैं पहले भी बतला चुका हूं ना, जब हम लोग अभी एनसीईआरटी लेवल में है, तो आप लोगों ने तो भारतीय भवन पढ़ा है, तो भारतीय भवन में केवल आप लोग एटीपी के ही बारे में पढ़े होंगे, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, एडीपी भी याद रखिएगा। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये याद है। क्या होता है, जो अक्सर सरकारी स्कूल में भी भारतीय भवन ही पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां भी आप लोग पढ़ लिए, अपने से भी पढ़ लिए, यहाँ भी आपको कोचिंग में भी पढ़ाया गया, और बहुत स्टूडेंट के पास में तो एनसीईआरटी का बुक भी नहीं होगा। जैसे अभी जो उसमें देखे हैं 38, उसमें देखे हैं 2, क्या ये चीज आपको मिला था? नहीं मिला होगा, है कि ना। तो ये सब चीज थोड़ा कॉमन बातें हैं जो आप लोग को याद रखना होगा, है ना। अब देखिए बउआ, जब पौधे में और जंतुओं में श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती है, ये तो पहले ही आप लोग समझ लिए, जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, श्वसन का डिफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, जीव में
ऑक्सीजन ग्रहण करना और विशेष प्रक्रियाओं के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहेंगे। लेकिन ये किसके लिए लागू होगा? केवल जीव के लिए लागू होगा, पेड़ पौधा के लिए लागू नहीं ना होगा। श्वसन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन बहुकोशिकीय जीव में और अवायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीव में। एटीपी का फुल फॉर्म। यहां तक तो क्लियर हो गया क्लास, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग पढ़ने के लिए जंतुओं एवं पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया पौधों में कैसे होती है और जंतुओं में कैसे होती है उसके बारे में कहता है। पौधों में ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार का श्वसन होता है। पौधे में ऑक्सीकरण और अवकरण का नाम भी सुने होंगे आप लोग, तो पहले ऑक्सी और अनऑक्सी के बारे में समझिए। कहता है पौधों में जंतुओं की तरह विशेष श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें गैसों का विनिमय आदान प्रदान रंध्रों, वात रंध्रों और मूल रोमों द्वारा ही विसरण से होता है। क्या मान लीजिए हम लोगों में नाक है, क्या पेड़ पौधा में नाक है? नहीं ना है। तो पेड़ पौधा में किसके द्वारा होता है बाबू? 3 गो नाम है इसमें दिया हुआ, एक है रंध्र, एक है वात रंध्र और एक है मूल रोम। यानी रंध्र का मतलब कि पत्तियों में, वात रंध्र मतलब कि पुराने तनों में, और मूल रोम मतलब कि जड़ों में। ठीक है, श्वसन की प्रक्रियाएं होती है और हम लोगों को श्वसन प्रक्रिया के लिए नाक है। क्लियर? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन बनती है, जिसका कुछ भाग पौधे श्वसन में उपयोग कर लेते हैं और शेष वायुमंडल में छोड़ देते हैं। रात में केवल श्वसन क्रिया होती है जिसमें वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सब पौधा। लेकिन अपवाद है कुछ जो रात में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की अनुपस्थिति में भी कर लेते हैं। नहीं, पीपल का नाम सुने होंगे, है ना? पीपल है, आंवला है, बरगद है इत्यादि। लेकिन तत्काल के लिए समझने के लिए याद रखिएगा, दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है ना। लेकिन क्या जानते हैं ना, जो पीपल का पौधा रात में भी ऑक्सीजन ही देती है, ये जानते हैं ना? बस ठीक है, वो जो स्टॉक करके रखता है, देखिएगा कितना हो रहे आपको गर्मी महसूस होगा, लेकिन पीपल के पेड़ के पास जाइएगा तो उसकी पत्तियों की आवाज हल्का हल्का आपको सुनाई देती रहती है, वो स्टॉक कर लेता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे रात्रि के समय में गाछी से पास कीजिएगा तो आपको लगेगा गर्मी लगेगा तो लोग डर जाते हैं, भूत प्रेत का प्रकोप है। जी नहीं, होता क्या है, जो वहां पर तो रात में वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और छोड़ने क्या लगते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये क्लास में जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं एक शर्ट पहन करके, क्यों? अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्लास में होने के कारण। इसमें एक भी खिड़की नहीं है, पूरे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी जो ठीक है कार्बन, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये बाहर निकल रही है क्या? बाहर नहीं निकल रही। तो उनकी सांस की गर्मी से हम लोगों को शरीर में गर्मी लगती है, समझ गए ना? तो वही बात पेड़ पौधा में होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो अपवादें हैं वो हम लोग को नहीं अभी जानना है। अभी हम लोग को जानना है जो दिन के समय में हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो ऑक्सीजन बनाते हैं तो उसका कुछ भाग अपने अवशोषित कर लेते हैं और शेष भाग जो बच जाता है उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे हम लोग सांस की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। कहता है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंग विकसित किए गए हैं, जिसमें स्थलीय प्राणी है, ठीक है, फिर आपको जलीय प्राणी है। दोनों के बारे में बारी बारी से हम लोग को जानने के लिए मिलेगा। स्थलीय प्राणी में मछली आएगा कि हम लोग आएंगे? चलिए देखिए, वे वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन लेते हैं स्थलीय प्राणी, जिसमें हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, चाहे तनिया कम मिले ज्यादा मिले, कम मिलेगा करेंगे, मर जाएंगे, होगा, लेकिन चाहिए डायरेक्ट। कहता जलीय जीव, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों से अधिक तेज होती है। मछली को देखे है ना, देखे बाहर निकाल करके कंटिन्यू उसका ऐसे ऐसे चलते रहता है, गिल्स कंटिन्यू, ठीक है। हम लोगों से श्वसन की जो गति होती है वो उसमें ज्यादा होती है। हम लोग रोक भी सकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं सकता है, वो मर जाएगा। दूसरी बात, ये हम किताबी लैंग्वेज में नहीं कहते हैं, लेकिन हमारी धड़कन कितना स्वस्थ है इस चीज का हमारे सर भी बतलाते थे जहां हम पढ़े हैं उस चीज को,
और मैं अपने आप में भी कल्पना किया है। कितना देर तक तुम रोक सकते हो, ये तुम्हारे रोकने की शक्ति और क्षमता जो होती है, ये क्षमता तुम्हें बतलाता है कि तुम कितना स्वस्थ हो। क्या बूढ़ पुराना आदमी हम लोग की तरह इतना शोषण को रोक सकता है? नहीं ना। इससे पता चल रहा है जो वो लोग बीमार है। देखो, अब जलीय जीव तो हो गया। कहता विभिन्न प्राणियों में श्वसन के अंग कौन कौन होते हैं? सो कहता एक कोशिकीय जीव अमीबा, कोशिका झिल्ली द्वारा गैसों का साधारण विसरण होता है। केचुआ अपनी नम त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करता है। जलीय जंतु मछली अपने मुंह से जल लेती है और उसे बलपूर्वक क्लोम गिल्स तक पहुंचाती है, जहां जल में घुली ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाती है। सही में देखिएगा, मछली को करके लेता है और गिल्स के जरिए वो, ठीक है, वो जो जल ग्रहण किया तो जल में जो ऑक्सीजन घुले होते हैं उसको गिल्स के जरिए वो, ठीक है, ग्रहण करता है ऑक्सीजन को। तो ठीक है, क्लोम को अंग्रेजी में ही हम लोग कहते हैं गिल्स, उसका हिंदी क्या होता है? क्लोम। कीट, टिड्डा या कॉकरोच, ये तो देखे हो तुम लोग कॉकरोच, और कहीं देखो या ना देखो, घर में तो देखने के लिए जरूर मिलता होगा। कहता है इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए शरीर में श्वास रंध्र और श्वास नली का जाल होता है, जिसके जरिए वो, ठीक है, लेते हैं। और हम लोग क्या लेते हैं? तो मन, पक्षी और मनुष्य, इसमें श्वसन के लिए एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, फेफड़ा तो समझते हैं ना, जिसको हम लोग दिल कहते हैं। देखिए मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया है। कहता है मनुष्य में गैसों के आदान प्रदान के लिए एक जटिल और सुविकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है इसमें कौन कौन है? सो देखिए, इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक श्वसन मार्ग और एक फेफड़ा। वह पथ जिससे होकर के वायु फेफड़े तक पहुंचती है और बाहर निकलती है उसको हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी ये मार्ग, नाक के द्वारा वाला मार्ग श्वसन मार्ग कहलाएगा, और फेफड़े में ये श्वसन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए श्वसन में जो मुख्य रूप से जो तंत्र आएंगे वो क्या आएंगे? श्वसन मार्ग और फेफड़े। कहता मुख्य श्वसन अंग जहां गैसों का विनिमय होता है यानी रख रखाव होता है, वो कहां होता है? फेफड़ा में। कहता है श्वसन, अब देखिए श्वसन मार्ग, यह मार्ग निम्नलिखित भागों से मिलकर के बनता है। नासा मार्ग, नाक के द्वारा वाला जो है, देखिए है बड़ा सुंदर, इसमें आपको मतलब, ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है, समझिए दिया हुआ है फिगर। अब देखिए नासा द्वार, यहां से हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं। लोग कहने के लिए कह देता है जो सर्दी भेल है, और सर्दी भेल है तो लोग मुंह के द्वारा सांस लेता है। जी नहीं, मुंह के द्वारा उस सांस की कमी को पूरा किया जाता है। हमारा जो नाक जाम हो गया है सर्दी से, तो उसकी कमी को हम लोग पूरा करते हैं मुंह के द्वारा सांस लेकर के, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया नाक के द्वारा ही हो रहा है। अगर मान लेते हैं अगर नाक के द्वारा अगर नहीं होता तो नाक को बंद कर देंगे, मुंह के द्वारा सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे हम। मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, ये तो आप उसमें भी देखे थे, आहार नाल वाला में भी। देखिए कहता है वायु शरीर में नासा द्वारों से प्रवेश करती है। नासा मार्ग में उपस्थित महीन बाल और श्लेष्मा वायु को छानने, नम करने और वायु के शरीर के तापमान के बराबर लाने का कार्य करती है। इसमें जो बाल होते हैं नाक में, इसका, ठीक है, काम है गंदगी को, बाहर से जो हम लोग सांस लेते हैं तो इस सांस को, ठीक है, यहाँ पर अंदर जाने के समय में जिसमें जितना उसमें धूल के कण रहेंगे इसको रोक देता है। ठीक है, उसके अंदर वाला जो भाग है, क्योंकि अगर हम लोग सांस लेते हैं हो सकता है ठंडा होगा, हो सकता है गर्म होगा, तो उसको शरीर के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। और उसके बाद है श्लेष्मा, कभी नाक में उंगली करके देखिएगा चिपचिपा टाइप का दिखाई देगा, या आईना करने देखिए ऐसे करके देखिएगा तो लाल टाइप का दिखाई देगा, उसमें चिपचिपा रहता है, उसका नाम है श्लेष्मा। वो क्या करता है, बाहर से जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ज्यादा धूल के कण होते हैं ना, जो बाल पे रुक गया वो रुक गया, जो बाल पे नहीं रुका वो अंदर जाकर के जम जाता है, जिसको हम लोग गांव देहात के लैंग्वेज में कहते हैं नेकटी। नाम सुने हैं ना? वो गंदगी है, समझ गए? जब हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक दिन नित्य क्रियाक्रम के अंतर्गत उसको हम साफ सफाई करके रखते हैं, जो शरीर का एक तरह से मेंटेनेंस करता है, समझ गए? तो ये नासा मार्ग है, नाक के द्वारा अंदर जाने वाली मार्ग में रास्ता में को क्या मिलता है? एक, ठीक है, नम करने के लिए और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाल होते हैं, और क्या होता है? श्लेष्मा होता है। ठीक है, कहता है ग्रसनी, यह नासा मार्ग और मुख वाहिका दोनों के लिए साझा करता है। यही ग्रसनी जब अगर सांस जाता है तो भोजन वाला मार्ग को रोकने का काम करता है। ग्रसनी को एक तरह से कह सकते हो जिबिया। कल देखे हो ना चापाकल, चापाकल में देखना यहाँ पर एगो जिबिया लगा रहता है, जिबिया लगा रहता है। जब हम लोग हेल्डिंग को ऐसे करते हैं तो ये जिबिया उठ जाता है ऊपर, जिबिया जैसे उठता है कि नीचे वाला पानी ऊपर चला जाता है, फिर हेल्डिंग को ऐसे करते हैं कि जिबिया नीचे रुक जाता है।
उसी प्रकार से हमारे शरीर में ये ग्रसनी है, समझ गए। ये नासा मार्ग और मुख गुहिका दोनों के लिए साझा करता है मार्ग। कैसे? ये बीच में लगा हुआ है, सांस आ रहा है तो भोजन वाला मार्ग को रोक दिया, और जब भोजन आ रहा है तो सांस वाला मार्ग को रोक दिया। बीच में लगा हुआ है, ऐसे है, सांस आ रहा है, सॉरी सांस आ रहा है तो ऐसे, अब भोजन आ रहा है तो ऐसे, दोनों को रोक देता है। बीच में हम लोग जैसा भच भच करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो देखता होगा खाना नाक होकर के गिर जाता है, ठीक है, यह गड़बड़ी के कारण। कोई भी चीज ऐसे ध्यान रहेगा ना, जब भी खाना खाने के लिए बैठेंगे तो शांत स्वभाव से, वहां पर एक भी बोलना नहीं है, एकदम अस्थिर से धरफड़ा करके खाना नहीं खाना है, ठीक है। शरीर एकदम स्वस्थ और एक्टिव रहेगा। कहता स्वर यंत्र या लैरिक्स, यह श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग है। इसमें वाक रज्जु होते हैं जिनके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, समझ गए। यहाँ पर होता है वो ध्वनि उत्पन्न होती है, देखते होंगे ना, हमेशा ये काम करते रहता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे? जिंदा तो रहेंगे लेकिन बोलना ये नहीं होगा, है कि नहीं। आप कहता है श्वास नाली या ट्रेकिया, यह एक लंबी नली है जो ग्रीवा गर्दन से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। इसकी भित्ति में उपस्थित के बने, ठीक है, सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे चिपकने से रोकता है। अगर इस बीच में जो होता है, अगर ये चिपक जाएगा, ठीक है, ट्रैकिया जो होता है, अगर ये चिपक जाएगा तो आवाज नहीं निकलेगा और श्वसन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं होगा। तो उसको चिपकने से बचाने का काम कौन करता है? ट्रैकिया, ठीक है। कहता अब है श्वसनी, वक्ष गुहा में श्वास नाल दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक है। यानी ये भी एक भाग है, आपको तो फिगर में देखिए, देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपको तो फिगर इसमें स्क्रीनशॉट करके यानी क्रॉप करके डाला हुआ है, इसके कारण आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। देखिए यहां से जो ये आती है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया जो अंदर में आकर के रहे, देखिए ये मुख गुहा है, यह है ग्रसनी, देख रहे हैं ना, ये ऊपर से आ रहा है तो इसको रोकने का काम करता है, फिर ये आता है तो इसको रोकने का काम करता है। कभी आप लोग आज पक्का अगर आज घर जाइएगा तो खाना खाते समय देखिएगा, सांस ले करके और भोजन दोनों ग्रहण मतलब अंदर निकल करके, दोनों एक बार होता है। फंस जाएगा तो मर जाइएगा, पानी बगल में रखिएगा। एक बात बताइए, मुझे संस्कृत नहीं आती है, ये बात मैं आप लोग को कह चुका हूं, लेकिन कहते हैं जिसके पास न तप है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न कर्म है, वह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपेण होकर के भी मृगा के समान आचरण करता है। घास नहीं खाता है, अन्न खाता है, पूछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? जानवर है। आप बताइए, आप लोग पढ़वे नहीं कीजिएगा, जी करके क्या कीजिएगा? आपकी पहचान तो अभी स्टूडेंट का है और स्टूडेंट वाला नॉलेज है ये नहीं है आप लोगों में, तो क्या कीजिएगा? हाँ, मर जाइए। देखते हैं अब देखिए फेफड़ा, कहता मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये गुलाबी, कोमल और स्पंजी संरचनाएं होते हैं। फेफड़ों के अंदर श्वसनी पुनः पतली नलिकाओं, श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनके अंतिम सिरे गुब्बारे जैसे संरचनाओं जिसे कूपिका कहते हैं में खुलते हैं। कूपिका ही वह सतह प्रदान करती है जहां रक्त और वायु के बीच गैसों का वास्तविक विनिमय होता है। कैसन कलर का होता है? गुलाबी कलर का, ठीक है। हृदय तो आप लोग देख लिए, लेकिन लड़का जो लड़की के लिए बनाता है, लड़की जो लड़का के लिए बनाता है, वो पान का पत्ता बना देता है, कहता है ये दिल दे रहे हैं, ठीक है। कभी कहो ना सांस दे 2 मिनट रोक करके रखने के लिए, तखरी कहेगा ना, लेकिन हम दिल दे रहे हैं, वाह रे वाह, ठीक है। कैसा कलर होता है बाबू? गुलाबी कलर का, ठीक है। कुपिका है, नाम क्या है? कुपिका। यही हमारे, ठीक है, फेफड़ा में कौन चीज का? वायु का, और ठीक है, रक्त और वायु के बीच में गैसों का आदान प्रदान करता है, याद रखिएगा, क्योंकि वायु ही ना हमारे रक्त को यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है। पूरे शरीर का रक्त हमारे फेफड़ा में आता है, इसमें आपको धमनी और सिरा भी पढ़ना है, समझ गए ना। यही फिल्ट्रेशन करता है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो रक्त में जो पूरे शरीर का रक्त आता है तो इसमें गंदा रहता है, तो उसी को विनिमय का काम कौन करता है? कूपिका, ठीक है। आज यहां तक रहने दीजिए, इसके बाद ये वाला जो प्रक्रिया है यहां से हम लोग कल वाला क्लास में पढ़ेंगे और दोनों मर्ज करके एक जगह आप लोग को इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तत्कालीन यहां तक रहने दीजिए, फिर हम मिलते हैं कल के क्लास में।